तो आज हम लोग वेव ऑप्टिक स्टार्ट करेंगे। तो वेव ऑप्टिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो मेरा प्रीवियस जो क्वेश्चन था जो उसको पहले मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो पहला होमवर्क ये था कि एफओ मेरा दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, एफई मेरा दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप मेरा दिया हुआ था 20 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन फाइनल इमेज इज एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनता है तो कौन सा फॉर्मूला लगता है मैग्निफिकेशन का, वीओ बाई यूओ डी बाई एफई। इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई कर दिया है कि फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनी है। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनती है, जैसे कि ये हो गया मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया, ये हो गया मेरा आईपीस हो गया, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, मेरा पूरा लेंथ जो होगा माइक्रोस्कोप का वो मेरा दिया हुआ है कितना 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेज आई, ये कहीं पे मिली, ये वाला जो है जो यहाँ पे जो रेज जो कट करा है मेरा, यहाँ पे जो मेरा इमेज बना है इसके सामने में, ये उसका इमेज इन्फिनिटी पे बना रहा है, मतलब इसका इमेज कहीं इन्फिनिटी पे जाके बन रहा है। अगर यहाँ पे अगर कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसका अगर इन्फिनिटी पे बनेगा तो ये वाला कहाँ पे होना चाहिए, एफ ई पे होना चाहिए। तो यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा, यू इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। यू ई मेरा कितना दिया हुआ है, यू ई नहीं दिया है, एफ ई दिया है ना। तो यू इज इक्वल टू एफ ई, यू ई मेरा कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। पूरा लेंथ दिया हुआ है मेरा माइक्रोस्कोप का 20 सेंटीमीटर। क्या वीओ प्लस यूई मिलाकर के 20 सेंटीमीटर था क्या? तो लेंथ टोटल कितना होगा, वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई ना। तो लेंथ कितना है टोटल 20 इज इक्वल टू वीओ प्लस 3। तो वीओ मेरा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। जब वीओ मेरा 17 आ गया, अब अपन यूओ निकाल सकते हैं, यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। तो यू वी इसे ऐसे नहीं करते, 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू से ही करते हैं ना। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, ठीक है। 1 बाई एफ की जगह पे क्या हो जाएगा 1 बाई 3, 1 बाई 1 होगा ना, 1 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई वी मेरा कितना है 1 बाई 17, 1 बाई 17 माइनस 1 बाई यू। बिल्कुल लेंगे, हाँ बिल्कुल होगा। वन सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ले लिया ना, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर लेने का था, 1 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर था ऐसे क्वेश्चन में। इधर से कोई सा भी आंसर नहीं आएगा, यहाँ पे एफ 5 सेंटीमीटर था, बस मैं इसके अकॉर्डिंग बता दे रहा। तो यहाँ से तुम्हारा यूओ आ जाएगा, इधर से तुम्हारा यूओ आ गया, इधर से यूओ निकल जाएगा ना 1 बाई 1, 1 बाई 1 माइनस प्लस माइनस 1 बाई 17 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई यूओ हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 17 माइनस 1 माइनस 16 बाई 17 आएगा, 16 बाई 17 आया था 1 बाई यू। तो ये माइनस यू कितना आएगा माइनस 17 बाई 16, सही है तब तो। हाँ वो जो क्वेश्चन में एफ ई जो था ना उसका वैल्यू 5 दिया हुआ था, बट मैंने उसका वैल्यू 3 ले लिया था, इसलिए नहीं वो। तो यू तुम्हारा कितना आ गया था माइनस 17 बाई 16। अब बस सारा फॉर्मूला पे तो है ही। अब क्या मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू वीओ है मेरा, यूओ भी है मेरा, डी भी है हमारा और एफ ई भी है हमारा, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फाइन कर लेना, हो जाएगा। दूसरे वाला तेरे से हो गया था, बाकी सबसे नहीं हुआ। दूसरा वाला बन गया, तो उसका आंसर क्या आया था 54, राइट। यही थी क्या, यही थी। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है जिसका ऑब्जेक्टिव और आईपीस जो है, आईपीस लेंस का जो है जिसका फोकल लेंथ मेरा कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। हमें करना है ऑब्जेक्ट जो कि 200 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव के। द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाई, लेंस कितनी दूरी होगा, या फिर लेंस का दूरी बता लो या फिर लेंथ ऑफ लेंस टेलीस्कोप बता दो, दोनों चीज सेम ही हुआ। यहाँ पे जो मेरा एक चीज स्पेसिफाई ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बड़ा होता है ना, पहली बात ये ध्यान रखना टेलीस्कोप में। इस बार ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो इन्फिनिटी पे नहीं है, इस बार ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो कितना है
200 मीटर पे ही है, 200 सेंटीमीटर पे ही है, 200 सेंटीमीटर। जब अपन को ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, तो अपन ये फाइंड बना लेंगे कि ये वाला लेंस जो है, आई पीस जो लेंस है, वो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बना देगा। ठीक है, ये इसका इमेज इन्फिनिटी पे कहीं पे बना दिया। ठीक है, ये इसका इमेज कहीं इन्फिनिटी पे बना दिया। तो इन्फिनिटी पे जब बनाता है तो फिर इन्फिनिटी पे कब बनाएगा, जब ये ऑब्जेक्ट जब इसके फोकल लेंथ पे रखा हो, तो मतलब कि यू ई इज इक्वल टू एफ ई हो जाएगा। अब देख, अब क्या करना, तो एफ ई की जगह पे यू ई का वैल्यू पुट कर सकते हो। एफ ई के मेरा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, देन यू ई इज इक्वल टू ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मेरा फोकल लेंथ मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। तो अब इस तरह से इसका v निकाल लो, v इज इक्वल टू यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। u की जगह पे प्लस 200 लेंगे, माइनस 200 इंटू एफ ई, मेरा एफ ओ मेरा कितना है 40 डिवाइडेड बाई -200 प्लस 40, माइनस तो नहीं, अभी तो नहीं, अब माइनस कितना हुआ, -800 -8000, और नीचे में कितना हो जाएगा ये, -160 है ना। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 5 जा 50, 50 आ जाएगा। तो v मेरा कितना आ गया, vo मेरा कितना आ गया, 50 आ गया। जब मेरा vo आ गया है 50, और मेरा ये वाला जो लेंथ है, ये मेरा कितना दिया हुआ है, यू ई और यू एफ ई मेरा बराबर होगा, वो मेरा दिया हुआ है 4, तो 50 + 4 मिला के मेरा टोटल लेंथ हो जाएगा 54। ठीक है, नया स्लाइड से स्टार्ट करूं। बैक स्टेज सारा काट दूं, अब नोट्स नो। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स चैप्टर। वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट होने से पहले मैं ये बता दूं कि तुम्हारा इसके लिए क्लास 11th का वेव्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। बट अगर नहीं है तो मुझे यहाँ पे तुम्हें बताना पड़ेगा कि वेव का इक्वेशन किसी को पता है क्या? वेव का इक्वेशन पता है? वेव का इक्वेशन होता है a sin ओमेगा टी प्लस के एस माइनस के एक्स भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, वो कॉस भी हो सकती है। कुछ भी कर सकते हो ना तुम, उसको जो मान लो। अब देख, हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, ये वेव ऑप्टिक्स इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि साइंटिस्ट में ना ये बहस छिड़ गई कि लाइट क्या है, लाइट क्या पार्टिकल है या वो वेव है। तो सब साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग ये दिया, मतलब कि सब ने अलग अलग बताया कि ये वेव है, किसी ने बोला ये पार्टिकल है, किसी ने बोला ये दोनों हो सकता है। बट लाइट मान लो, लाइट दोनों है, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो इसमें सबसे पहला जो लॉ दिया था वो दिया था मेरा न्यूटन ने दिया था, जो कॉर्पस्कुलर लॉ था। ठीक है, न्यूटन कॉर्पस्कुलर लॉ। ये क्या बोलता है न्यूटन कॉर्पस्कुलर लॉ में, क्या बोलते हैं? इसमें ये न्यूटन ने दिया था 1675 में, ये न्यूटन ने दिया था 1675 में। न्यूटन ने 1675 में दिया था। उन्होंने बोला था कि लाइट जो है ना, उन्होंने बोला था लाइट जो है वो छोटे छोटे कॉर्पस्क्यूल से बने हुए हैं। ठीक है, कॉर्पस्क्यूल क्या है? एक पार्टिकल है। तो उन्होंने बोला कि अगर लाइट पार्टिकल है तो लाइट अगर मेरे ऊपर गिर रही है, तो हमें तो चोट लगना चाहिए ना, क्योंकि लाइट एक पार्टिकल है।
अगर वो मेरे ऊपर गिर रहा है ऐसे ऐसे तो मुझे तो चोट लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि इसके बिहाफ में उन्होंने बोला कि वो ना सेंसलेस है, मासलेस है, उसको तुम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो। उन्होंने ऐसी सी बातें बोल दी। उन्होंने बोला कि इसको तुम डिटेक्ट भी नहीं कर सकते हो, इसको तुम मतलब कि और पार्टिकल है तो ये सब नेचर शो करेगा, इलास्टिक वाला नेचर भी शो करेगा। उन्होंने बोला कि लाइट जो है, लाइट मेड अप ऑफ CULAR, कॉर्पोस्कुलर, वो मैं लिख के दे दूंगा तुम्हें, ठीक है। लाइट जो है वो एक मेड अप ऑफ है किससे, कॉर्पोस्क्यूल से, ठीक है। कॉर्पोस्क्यूल क्या है, पार्टिकल है, ठीक है। इन्होंने एक बात और बताया, क्योंकि ये एक पार्टिकल है तो पार्टिकल का स्पीड, इन्होंने बोला कि लाइट का स्पीड डेंसर मीडियम में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू रेयर मीडियम। इन्होंने बोला जो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट वो ज़्यादा होती है डेंसर में एज कंपेयर टू रेयरर से। न्यूटन ने यही बोला था, न्यूटन ने उल्टा ही बोला था। न्यूटन ने बोला था कि लाइट का, वो तो तुमने अभी पूरे रे ऑप्टिक्स पढ़ा है, तुमने सारे CYV वाले पढ़े हैं, तुम्हें तो पता है कि अब ये थ्योरेटिकल पॉसिबल नहीं है, मतलब कि हमने प्रैक्टिकली भी इसको करके देखा है। बट न्यूटन ने बोला कि लाइट जो है उसको डेंसर मीडियम में ज़्यादा तेज चलेगा, मतलब कि लाइट जो है वो वाटर में ज़्यादा स्पीड से चलेगा एज कंपेयर टू एयर। बट आज हमें पता है कि ये तो बिल्कुल गलत है। इसको, इस बात को ना एक्सपेरिमेंटली रॉन्ग भी किया था बहुत लोगों ने। ये दो चीज हो गया, लाइट का पार्टिकल से बना हुआ है, और फिर इन्होंने बताया था कि लाइट एक पार्ट, हाँ इन्होंने क्या क्या बोला था ये बात है। इन्होंने बोल दिया कि लाइट एक पार्टिकल नेचर है, लाइट जो है वो, लाइट की वेलोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रेयर मीडियम के। इन्होंने जब ये सब बातें जब इन्होंने प्रूफ करी तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ कुछ बातों को इन्होंने समझा दिया। इन्होंने बताया, हम लोग जो रिफ्लेक्शन वगैरह जो पढ़ते हैं ना, रिफ्लेक्शन इन्होंने क्या बोला, क्योंकि लाइट एक कॉर्पस्क्यूल से बना हुआ है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये पार्टिकल तो कोलाइड करता है ना, तो पार्टिकल कोलाइड करने के कारण ही रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। इन्होंने बता दिया कि इसलिए रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होता है। तो और इन्होंने रिफ्रैक्शन का भी बता दिया था, क्योंकि लाइट एक पार्टिकल है। ये लाइट का पार्टिकल मान लो इस सरफेस पे, ठीक है, इधर मान लो कोई डेंसर मीडियम हो गया, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल हो गया। ये पार्टिकल है, तो पार्टिकल और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस से, तो इस पार्टिकल को ये भी अट्रैक्ट करेगा। इसमें बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स भी होंगे ना यहाँ, या फिर ये वाले मीडियम के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो इस लाइट के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। लाइट के अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, उस पर एक एफ नेट लगेगा, नीचे तरफ एफ नेट लगेगा, जिसके कारण क्या होता है, लाइट पे क्या लगता है, लाइट के पार्टिकल पे क्या लगता है, एक एफ नेट फोर्स लगता है, जिसके कारण वो क्या होता है कि नॉर्मल की तरफ बेंड करने लग जाता है। इन्होंने ये वाला फिनोमेना भी बता दिया, रिफ्रैक्शन भी बता दिया, रिफ्लेक्शन भी बता दिया। हाँ, नहीं बताया उन्होंने, कुछ नहीं बताया। तो ये बात एक्सपेरिमेंटरी रॉन्ग हो गई। जो ये बात जो तुमने बोला था ना, 1850 में आया हमारा फोकॉल्ट आए, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ कर दिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो वाटर में कम होती है एज कंपेयर टू एयर। इन्होंने बता दिया कि वेलोसिटी इन एयर ये ज्यादा होती है वेलोसिटी इन वाटर फॉर लाइट। इन्होंने ये बात एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया। इन्होंने बोला कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दे रहे हैं, और जब ये इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया तो बहुत सारे उसमें गलत भी था। लेकिन किसी भी साइंटिस्ट को ना से तुम्हें गलत नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि देखो ये टाइमलाइन देखो, ये क्या चल रही है, टाइमलाइन देख रहे हो 1675, आज से 200 साल लगभग, मतलब कि पहले, मतलब कि तुम सोच सकते हो उस टाइम अगर ये सब बात अगर कोई बोल रहा होगा तो मतलब कि सोच लो वो कितना खुद में एडवांस होगा। न्यूटन ने तो पूरी मैकेनिक्स ही दी है हमें को, है ना, उन्होंने पूरी मैकेनिक्स ही हमें दी है। मतलब कि अगर उस टाइम पे अगर कोई बात बोल भी रहा है तो मतलब कि उस टाइम का मान लो कि वो अपने लेवल पे जीनियस है वो, ठीक है। तो कोई भी एक्सपेरिमेंट जो होता है, हम लोग जब ये पढ़ते हैं कि ये चीज़ इसका गलत हो गया, ये चीज़ उस साइंटिस्ट के लिए ऐसा गलत नहीं होती, एज ए आगे वाले जनरेशन के आने के लिए वो क्या होता है, एक एज अ मीडियम होता है कि वो मतलब कि अब और अच्छा करे। आज अगर हमसे गलती हो रही है तो इन फ्यूचर वो गलती दोबारा नहीं होती है, ठीक है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर दिया कि लाइट की स्पीड जो होती है वो वाटर में कम होती है एज कम्पेयर टू एयर। यहाँ पे एक और साइंटिस्ट जो थे हाइगन्स,
एक्चुअली हाइगन्स नहीं होता, हाइगन्स होता है, मतलब कि डी इसका इसका प्रोनाउंसिएशन ही ऐसा होता है, डी डी होता है, हाइगन्स। अब आ गया हमारा, अब हम मेन टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं, ठीक है। जो है हमारा जो है हमारा जो है हमारा हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल है हमारा। तो हाइगन्स ने ये बोला, तो हाइगन्स ने ये बोला, हाइगन्स ने बोला कि लाइट जो है ना, उन्होंने बोला लाइट जो है एक मैकेनिकल वेव है। हाइगन्स ने क्या बोला, हाइगन्स ने बोला लाइट जो है वो एक मैकेनिकल वेव है। इधर से चलो, किसी ने तो माना कि लाइट वेव है, किसी ने तो माना, चाहे मैकेनिकली मान लिया, लेकिन मैकेनिकल होता नहीं है। मैकेनिकल को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो चलो, किसी साइंटिस्ट ने तो माना कि लाइट एक वेव है। ये चीज, ये पोस्टुलेट इन्होंने दिया था 1678 में। न्यूटन ने, हाँ उसी टाइम पे दे रहे थे, लेकिन कोई इनकी बात मान नहीं रहा था, क्योंकि न्यूटन एज अ बड़े साइंटिस्ट है, समझा ना। हाँ, ये मतलब कि देख, अगर दो इंसान अगर कोई बातों को अगर बोल रहा है, तो किसके बात को ज़्यादा माना जाएगा, मतलब कि जो ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसकी प्रीवियस भी उसने बहुत अच्छा काम कर रखा हो, तो न्यूटन की बात को सब मान रहे थे। बट इन्होंने क्या बोला था, लाइट जो है वो मैकेनिकल वेव है इन्होंने, और उसके साथ में भी क्या बोला था, लाइट जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, जो ऐसे ऐसे जो चलता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव ऐसे ऐसे चलता है, ठीक है। लाइट जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन्होंने बोल दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला था, बट हमें पता है कि लाइट, और अगर इन्होंने बोला था कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, तो अगर मैं बोल दूंगा लाइट एक मैकेनिकल वेव, तुम पूछोगे ना, अच्छा अब मतलब लाइट ट्रेवल कैसे करता है, तो तुम बोलोगे कि हाँ यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे हम ट्रेवल कर सकते हैं, यहाँ पे एयर है। तो मैं बोल रहा हूँ कि अच्छा चलो, सन और मून के बीच में, सन और अर्थ के बीच में कैसे कर रहे हो, उसके बीच में तो वैक्यूम है, उसके बीच में तो वैक्यूम है, उसके बीच में कैसे ट्रैवल करता है। तो इन्होंने, तो इसका मतलब कि इन्होंने ये बताया था, हाउ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम। हाउ लाइट ट्रेवल इन वैक्यूम अकॉर्डिंग टू हाइगन्स। तो इन्होंने बताया था हमारे पूरे मीडियम में एक ईथर मीडियम है। कौन सा मीडियम है, ईथर मीडियम है। हाँ, एक ईथर मीडियम है, एक ईथर मीडियम है। ईथर मीडियम मतलब कि, तो इन्होंने बोला कि अच्छा हमें तो ये मीडियम दिखाई नहीं देता कहीं, तो इन्होंने बोला कि ना तुम इसको देख सकते हो, ना तुम इसको टच कर सकते हो, ना तुम इसको फील कर सकते हो। ये वेरी डक्टाइल है और ये हाईली इलास्टिक है। इलास्टिक होने के कारण क्या होता है कि जो भी मीडियम जितना इलास्टिक होता है ना, वो मतलब कि अगर वो मैकेनिकल वेव रहे तो उसको तुरंत ट्रैवल कर देता है। जैसे कि हमारा रोप वाला जो तुमने पढ़ा होगा ना, रोप में जो वेव इन स्ट्रिंग, तो मतलब कि इन्होंने बोला एक ईथर मीडियम है। तो सबने पूछा कि अच्छा ये मीडियम तो हमें दिखता ही नहीं, तो इन्होंने बोला कि वो वेरी डक्टाइल है, वेरी डाइल्यूट है। वेरी डाइल्यूट मतलब कि बहुत रेयर है, तुम उसको ना फील कर सकते हो ना इसको टच कर सकते हो। वेरी डाइल्यूट है, वेरी इलास्टिक भी है, वेरी डाइल्यूट भी है, वेरी इलास्टिक भी है, और तुम इसको ना अनटच, और ये अनडिटेक्टेबल है, अनडिटेक्टेबल है और अनटचेबल भी है। तो सबने इन्होंने मान लिया कि अच्छा चल, इतना बात अगर तू बोल ही रहा है तो मतलब चल मान लेते हैं, मतलब कि तेरी बात, एक मीडियम है जो अनटचेबल है। इन्होंने सबकी बात, मतलब कि इन्होंने सब बात का मतलब जवाब दे दिया, मतलब कि एक ईथर का मीडियम है जो कि अनटच कर सकते हैं और ना उसको देख सकते हैं। इन्होंने, इनका जो फिनोमेना आया था, इन्होंने हर चीज को प्रूफ कर दिया था। इन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपो, हाँ हाँ,
लाइट का रोल इसलिए है कि लाइट एक मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव को एक मीडियम की ज़रूरत होती है, और जब मीडियम मीडियम की ज़रूरत होती है, तो मैं बोल रहा हूँ तो सन और मून के बीच में तो वैक्यूम है, तो लाइट कैसे आ जा रहा है उसके ऊपर। तो उन्होंने बोला एक ईथर मीडियम है, पूरे सराउंडिंग में हर जगह मेरे आसपास पूरे सोलर सिस्टम में पूरे गैलेक्सीज में एक ईथर की मीडियम है। तो सबने बोला कि मैं तो उसको देख भी नहीं सकता, ना उसको टच कर सकता, तो बोला कहाँ पे, तो उन्होंने बोला उसको ना देख सकते हो ना उसको टच कर सकते हो, वेरी डाइल्यूट है, मतलब कि बहुत रेयर है और बहुत इलास्टिक है। बहुत इलास्टिक होने का मतलब क्या है, जो चीज़ जितनी इलास्टिक होती है, अगर मैकेनिकल वेव अगर उससे ट्रैवल करिए तो फास्ट ट्रैवल करती है बस, ठीक है। तो इन्होंने हाँ नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने ऐसे ही बोल दिया था ईथर का मीडियम है, कुछ नहीं है। हमें पता है ना लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ट्रेवल करने के लिए, और लाइट एक लॉन्गिट्यूडनल नहीं, एक ट्रांसवर्स वेव है। किस बेसिस पे बोले थे कि वो ईथर मीडियम में क्या सोच के वो बोले थे? क्योंकि लाइट एक मैकेनिकल वेव है। नहीं तो ठीक है, तो उन्होंने ऐसा क्या देखा सन के पास, ऐसा क्या मीडियम देखे जो ईथर मीडियम बोल दिए? कुछ तो ऐसा इनको अपने जस्टिस को अपने जो एक्सप्लेनेशन को प्रूव करना था ना, प्रूव करना था ना, इसलिए इन्होंने बोला, ठीक है। अब हम अपन भर रहे हैं कि बट हमें पता क्या है, बट हमें पता क्या है, लाइट एक कैसा वेव है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएमवी वेव है, ठीक है। और लाइट कैसा है, एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। इन्होंने इन दोनों बातों को इन्होंने गलत बताया था। इन्होंने और एक बात इन्होंने जो चीज बताया ना, उससे मतलब कि प्रूफ कोई चीज तो होना चाहिए ना, कोई चीज वैलिड होनी चाहिए। इससे वैलिड इसको इस फिनोमेना ने एक्सप्लेन क्या क्या चीज करा, इन्होंने एक्सप्लेन करा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तुम्हें पता है ना रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या होता है, इज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। इन्होंने प्रूफ किया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, इन्होंने प्रूफ किया था रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इन्होंने रिफ्लेक्शन की फिनोमेना को भी प्रूफ किया था, रिफ्लेक्शन, हाँ। इन्होंने रिफ्रैक्शन को भी फिनोमेना को प्रूफ करा था, हाँ, ठीक है। और इसने इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के भी पैटर्न को बताया था, फिनोमेना को बताया था, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस बताओ क्या होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, जैसे कि मान लो कि इधर से मैंने एक ट्यूबलाइट जलाया, इधर से मैं एक ट्यूबलाइट जलाया, मैं बीच में पॉइंट हूं P, ठीक है। इधर से एस सोर्स से मेरे ऊपर लाइट आई, इधर से एस सोर्स से मेरे ऊपर लाइट आई। मान लो कि मैं ये कैमरे के सामने हूं, मुझे ब्राइट स्पॉट चाहिए अपने फेस के ऊपर, मतलब मुझे पूरी बॉडी पे ब्राइट स्पॉट चाहिए। इधर से मैंने एक ट्यूबलाइट जला दिया, इधर से मैं एक ट्यूबलाइट जला दिया। क्या यह जरूरी है कि इधर अगर दो ट्यूबलाइट अगर मैं जला दूं तो मेरा फेस ज्यादा ग्लो कर जाएगा? अभी तो तुम क्या सोचते हो, जितनी ज्यादा ट्यूबलाइट होगी उतना मेरा फेस ग्लो करेगा। इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर भी लगा दिया, मैंने चारों तरफ मैंने ट्यूबलाइट लगा दिया, तो मेरा फेस और ज्यादा ग्लो कर जाना चाहिए। बट ऐसा होने का चांसेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मान ले कि मैं इधर पी पॉइंट पे खड़ा हूं, इधर एस सोर्स पे एक मरकरी है, इधर एस सोर्स पे एक मरकरी है, इधर से एक वेव आ रही है क्योंकि लाइट एक वेव है, इधर से एक वेव आ रही है। अगर ये दोनों वेव अगर एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट करेगी, मतलब कि एक वेव अगर ऐसी आ रही है, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो ये मैं बीच में बिल्कुल काला भी हो सकता हूं, बिल्कुल ब्लैक, मतलब कि दोनों साइड से भी मेरे ऊपर लाइट पड़ेगी तब भी बीच में ब्लैक रहेगा, ठीक है। अगर दोनों मिला के अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कर दिया, एक वेव ऐसी आ रही है, दोनों अगर मिला के अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर कर दिया, या ऊपर तरफ या नीचे की तरफ, तब यहां पे ब्राइट फ्रिंजेस बनेगा, मतलब कि ब्राइट स्पॉट बनेगा, ठीक है। अगर दोनों वेव अगर एक दूसरे को अगर कैंसिल आउट अगर कर देगी, तब यहां पे डार्क बन जाएगा, ठीक है, मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ हाँ हाँ, कभी कभी ब्लैक भी आता है उससे, वही चीज है। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर होगा तो मतलब कि ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब कि तुम ये समझ रहे हो कि मतलब कि अगर एक रूम पे जितनी ज्यादा अगर अपन लाइट लगा देंगे, जरूरी नहीं है कि हमें मतलब कि ग्लो ज्यादा मिल जाएगा। अगर तुम ज्वेलरी वगैरह के शॉप पे देखते हो ना, वो लोग उसको मेजर करके लगाते हैं, मतलब कि लाइट को किस एंगल पे लगाएंगे कि मतलब कि दोनों कैंसिल आउट ना करे, दोनों कैंसिल आउट ना करे, ठीक है।
ये दो चीज हो गया। डिफ्रैक्शन क्या होता है, इंटरफेरेंस तो मैंने बता दिया। डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है लाइट इंटर्स इन शैडो रीजन। इसका सिंपल डेफिनेशन होता है लाइट, अपन इन दोनों को तो पढ़ेंगे वाईडीएससी में, इसको पढ़ेंगे और डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लाइट इंटर इन शैडो रीजन। लाइट इंटर इन शैडो रीजन का मतलब ये क्या है, देखिए जैसे कि मेरे पास ये टैब है, ठीक है, मैंने इधर से टॉर्च ऑन करा, इधर पीछे में ना तुम्हें लगता होगा कि जो टैब है उसके पीछे ब्लैक ब्लैक हो जाना चाहिए, बट क्या करती है लाइट जब इधर से, अगर मैं बहुत दूर से अगर इसको ये करूंगा ना, लाइट क्या करेगी, लाइट बेंड हो जाएगी कॉर्नर से, लाइट बेंड कर देगी, और लाइट बेंड करके क्या होगा, जहां पे ब्लैक आना चाहिए था, जहां पे टैब के आगे में ब्लैक आना चाहिए था, वहां पे भी लाइट इंटर कर जाएगा। समझे, इसको कहते हैं अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं, लाइट इंटर इन शैडो रीजन। ठीक है, जैसे कि ये मेरा हाथ है और इधर से मैंने टॉर्च अगर जलाया तो लाइट क्या करेगी, कॉर्नर से बेंड कर जाएगी, कॉर्नर से बेंड कर जाएगी, और लाइट उधर भी दिखेगा जहां पे मेरा हाथ पाम था। ठीक है, तो इन्होंने डिफ्रैक्शन के पैटर्न को भी बताया था, और इंटरफेरेंस के पैटर्न को भी इन्होंने बता दिया था, रिफ्रैक्शन भी बता दिया था, रिफ्लेक्शन भी बता दिया था, और रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट भी बता दिया था इन्होंने क्या फेल रह गए थे ये बताने को, मतलब कि इन्होंने किस चीज से, मतलब कि व्हाट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड टू एक्सप्लेन। इन्होंने पोलराइजेशन को नहीं बताया था, पोलराइजेशन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इन्होंने पोलराइजेशन को नहीं बताया था, इन्होंने एक पोलराइजेशन के फिनोमेना को नहीं बताया था, और इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं बता पाए थे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी शो कर सकते हैं जब हमारा क्या होगा कि लाइट जब पार्टिकल होगा, जो सोलर जो सेल देखते हो ना तुम, जो सोलर सेल हो गया या फिर हमारा सोलर का ये हो गया, मेरा सोलर प्लेट हो गया, तो सोलर प्लेट वर्क ही करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के। ठीक है, जब पार्टिकल जब उस पे ऊपर गिरेगा तब वो जाके इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, मतलब कि हाई एनर्जी फोटॉन्स जब उससे ऊपर, फोटॉन्स क्या है, पार्टिकल है। तो इन्होंने मतलब कि इन्होंने दो चीज ये फेल कर गए थे, मतलब कि पोलराइजेशन इन्होंने नहीं बता पाए थे, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये दोनों ये नहीं बता पाए थे। ये दोनों फिनोमेना को छोड़ के इन्होंने वेव के सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन कर दिया था। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है, व्हाट फिनोमेना not explained by Huygens। पहला हमारा डिफ्रैक्शन, दूसरा है मेरा इंटरफेरेंस। बस टिक करना, बस बताना है कि कौन सा फिनोमेना हाइगन्स ने नहीं बताया था। डिफ्रैक्शन हो गया, और हो गया इंटरफेरेंस, हो गया रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, और चौथा है मेरा ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा, ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा। बट तुमने आंसर तो बता दिया कि ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा हो जाएगा, बट ये है क्या, ये मैं बता चुका हूं, बताइए है क्या, स्पेक्ट्रम जैसा है क्या कुछ। लाइट जो होता है 7 कलर में जो टूटता है ना, और 7 कलर में कब टूटेगा लाइट, जब लाइट एक वेव होगा, है ना। इन्होंने इस फिनोमेना को नहीं बताया था, बट इन्होंने इस फिनोमेना को नहीं बता पाए थे ये, बट इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है ना, ईएम वेव भी टूटता है ना चारों, मतलब कि 7 कलर्स में, बट इन्होंने क्या बताया था, लाइट एक मैकेनिकल वेव है। ठीक है, तो इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पेक्ट्रा को इन्होंने नहीं बताया था। ठीक है, अब अपन बढ़ रहे हैं मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि हमारा वेव फ्रंट्स है। ठीक है, जो हमारा एक वेव फ्रंट्स है, और पहले हम लोग वेव फ्रंट्स के ऊपर जानते हैं वेव फ्रंट्स क्या होता है। ठीक है, किसी को वेव फ्रंट पता है क्या होता है?
पहले वेव फ्रंट का पहले डेफिनेशन लिख लो। वेव फ्रंट हमारा क्या होता है? वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल पॉइंट। वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स। किसको मार रहे? वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम oscillate in same phase। देखो ये डेफिनेशन तो आ गया, बट इसके लिए तुम्हें एक बात ये पता होना चाहिए, तुम्हें सबसे पहले वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए। वेव का इक्वेशन हमारा होता है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस माइनस के एक्स। ठीक है, तुम्हें पता है कि जब ओमेगा टी और के एक्स का डायरेक्शन अगर सेम होता है, दोनों अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, तो लाइट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर दोनों का डायरेक्ट नहीं पता है, मैं बता दे रहा। ठीक है, अगर दोनों का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है, मतलब कि ओमेगा माइनस टी, एक माइनस आया, ये प्लस आया है, ठीक है, तो लाइट मतलब कि स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। अगर इन दोनों का साइन अगर सेम हो गया, दोनों का साइन में, या दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो गया, या दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो लाइट नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ये क्या है? वाई क्या है? वाई है मेरा हाउ वेव ट्रेवल और इन व्हाट मीडियम वेव ट्रेवल, मतलब कि एक्स डायरेक्शन में किस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है ना, वो हमारा एक्स बताता है। इन व्हाट डायरेक्शन वेव ट्रेवल, इधर से एक्स, अगर यहाँ पे वाई भी हो सकता है। ठीक है, इन व्हाट डायरेक्शन वेव ट्रेवल्स, खा ले इन व्हाट डायरेक्शन वेव ट्रेवल्स। ठीक है, ये मेरा क्या बोल रहा है? वेव फ्रंट क्या होता है? लोकस ऑफ ऑल पॉइंट विच ऑसिलेटेड इन सेम फेज। ये जो तुम पार्ट जो देख रहे हो ना, साइन के बाद वाला जो है, इधर देख, साइन के बाद वाला जो पार्ट है ओमेगा टी प्लस के एस प्लस माइनस के एक्स, खा ले, बट ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, इसी को अपन फेज कहते हैं। ठीक है, इसी को, ये वाला साइंस के बाद वाला जो पार्ट आया ना, ये वाला, इसी को अपन क्या कहते हैं? फेज कहते हैं, फेज। ये क्या बोल रहा है कि वेव फ्रंट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन सेम फेज। मान लो कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर, टाइम t इज इक्वल टू जीरो पर वेव ने ऑसिलेट करना स्टार्ट करा। वेव ने ऑसिलेट करा। ठीक है, टाइम t पर जाकर के, मतलब कि मान लो ये पॉइंट कोई s है। ठीक है, इधर से वेव ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, वेव ओरिजिनेट होना स्टार्ट हुआ, यहां पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो था। टाइम t इज इक्वल टू t पे मेरा वेव कहां तक पहुंच गया रहेगा? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस के एक्स। अभी प्लस मान रहा, प्लस माइनस दोनों मान सकते हो, प्लस के एक्स, मतलब कि लाइट कुछ एक्स डिस्टेंस दूर आ गई होगी। और मैं जब मैं t डिफाइन कर दे रहा, मतलब कि हर वेव के लिए, मतलब मैंने टाइम सेम कर दिया, मतलब ये वाली भी पॉइंट इधर तक पहुंची होगी, ये वाली भी वेव इधर तक पहुंची होगी, ये वाली भी वेव इधर तक पहुंची होगी। अब क्या बोल रहा है कि मुझे क्या बनाना है? लोकस बनाना है। लाइट तो हर डायरेक्शन में निकल रही होगी ना, इधर से भी निकल रही होगी, एक पॉइंट है, मान लो पॉइंट से आगे भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, इधर भी निकल रही है, ऊपर भी तो निकल रही है, नीचे भी तो निकल रही है, मतलब हर डायरेक्शन में निकल रही है। जब तुम ये सारे पॉइंट को, जब लोकस को जब तुम मीट कर देते हो, जिसका क्या होना चाहिए? जो सेम फेज में होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एक का फेज तुमने ओमेगा टी प्लस के एक्स टू आ गया, उन दोनों का फेज सेम नहीं होगा, फेज सेम होना चाहिए, मतलब कि ठीक है, फेज सेम होगा। जब तुम उन सारे पॉइंट को जब तुम जोड़ोगे ना, तुम्हारे पास एक वेव फ्रंट आएगा। लोकस होता है कि सारे पॉइंट को जब तुम ज्वाइन कर दोगे ना, तो वो लोकस बनेगा। ठीक है, ये इतना पॉइंट है। ठीक है, जब तुमने इसको जब ज्वाइन कर दिया, तो कौन सा शेप बनाया? सर्कल बनाया। अगर मान ले कि अगर ऐसा अगर पॉइंट था, अगर तुम इसको अगर ज्वाइन करते, क्या बनाता? कि स्ट्रेट लाइन बनाता। तो यही होता है लोकस। ठीक है, लोकस मतलब क्या होता है? सारे पॉइंट को जो तुम मिल रहा है उसको ज्वाइन कर दो, और जो शेप सामने आ रहा है उसको कहते हैं अपन लोकस कहते हैं। वेव फ्रंट समझ में आ गया? तो अच्छा, तुम्हें एक बात और ये बताऊं, एक्चुअली ये होता कैसा है? ये दिख रहा क्या?
पानी का बूंद जब ऊपर से गिरता है तो देखते हो एक 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 ऐसा जो बनता है, तुम लोग जो गंगा पे भी देखे होगे ना, गंगा पे जो बनता रहता है एक वेव टाइप का, उसी वही समझ ले वेव फ्रंट है। एक पॉइंट है, एक पॉइंट के चारों बगल ऐसे ऐसा बनता रहता है और वो बाहर की तरफ जाता रहता है ना, और वो एक्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ जाता रहता है। तो वो तो मतलब कि एक डायमेंशन में मैंने बता दिया, बट वाटर का जो होता है वो एक्स पे ही ट्रेवल करता है। बट अगर पॉइंट सोर्स का होता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है, ये मान ले पॉइंट ऐसे कहीं पे, ये पॉइंट ऐसे मतलब कि ये सोर्स है, इधर से एक वेव निकला, 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 एक वेव ऊपर भी निकलेगा, है ना, क्योंकि पॉइंट सोर्स से हर डायरेक्शन में निकल जाएगा ना। क्यू चार्ज जो तुम लोग देखते थे, क्यू चार्ज वाला हर डायरेक्शन में क्यू चार्ज का ये बनता था ना, सेम ऐसा ही मान ले एक इसके अंदर तरफ भी जा रहा होगा। अगर तुम इस सारे पॉइंट को अगर तुम जोड़ोगे तो तुम्हें एक स्फीयर बन के आएगा क्या तुम्हारे सामने में। इसको मैं तो 2D में बना रहा, तो 3D में सोच के देख, एक स्फीयर बन के आएगा। तो पॉइंट सोर्स का क्या होता है, पॉइंट सोर्स का एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। ये पूछा जाता है पॉइंट सोर्स का कैसा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और वेव फ्रंट बनाने का सबसे आसान तरीका ये होता है ना, जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमेशा वेव फ्रंट होता है। जैसे कि ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे, इसका जो परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हो गया ये वाला, ये वेव हो जाएगा, ये वेव फ्रंट हो जाएगा। लाइट जो होता है वेव फ्रंट के ऑलवेज परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल करता है। और एक लाइट तो इधर से भी निकल रहा होगा ना, इसका वेव फ्रंट हो जाएगा। फिर एक लाइट इधर से निकल रहा है, इधर इसका वेव फ्रंट हो जाएगा, है ना। तो वेव फ्रंट का मतलब तुम एक क्या लिख सकते हो, वेव फ्रंट क्या होता है, एक जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल करी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा हमेशा वेव फ्रंट बनता है। तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। और सबसे आसान तरीका क्या है वेव फ्रंट बनाने का, द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन, द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन is always perpendicular to wave front। मान ले कि लाइट अगर ऐसे ही चल रही है, ठीक है, तो इसका वेव फ्रंट बना, लाइट ऐसे ऐसे जा रही है तो इसका वेव फ्रंट बना, इसका परपेंडिकुलर, ये इसका वेव फ्रंट बन गया। समझ में आ गया। अगर मान ले कि लाइट कैसे जा रही है, लाइट जो है ऐसे वैसे बाहर निकल रही है, इसका वेव फ्रंट कैसे होगा, कुछ ऐसा होगा, है ना। लाइट जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में उसका ये कर देंगे। और इसकी एक ब्यूटीफाई बात ये होती है ना कि देख, मतलब कि अगर मतलब कि इसकी एक अच्छी बात ये है कि मतलब कि पॉइंट सोर्स का जो मतलब कि सेकेंडरी वेवलेट जो होता है ना, वो उसका डायरेक्शन, उसका मतलब कि शेप कभी चेंज नहीं होता है। मतलब कि जैसे कि जो तुमने वाटर का जो मैंने जो ड्रॉप दिखाया था, अब मैं सेकेंडरी वेवलेट बताऊंगा वो क्या होता है। ये देख, मतलब कि एक गोला बना, उसके बाहर में एक बना, जो शेप का मतलब कि ये वेवलेट जो बना था, मतलब कि प्राइमरी वेवलेट जो बना था, सेकेंडरी वेवलेट भी मतलब उसी शेप का बनता है, टर्शियरी वेवलेट भी उसी शेप का बनता है। शेप सेम रहता है, मैं बता रहा हूँ, शेप सेम रहता है, मतलब शेप चेंज नहीं होता। मतलब कि जो शेप जो जिन्होंने मतलब कि जो नेचर ने बना दिया, मतलब कि पॉइंट सोर्स का मतलब स्फेरिकल बना दिया, तो सेकेंडरी वेवलेट का भी कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा। अगर मान ले कि पैरेलल, अच्छा पैरेलल रेस का वेव फ्रंट कैसा बनेगा बता, तो पैरेलल रेस का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, परपेंडिकुलर कैसा बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा क्या, रेक्टेंगल बनेगा क्या, एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा क्या। अगर लाइट इंफिनिटी से लाइट तो पैरेलल रेज आती है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, तो एक पैरेलल वेव फ्रंट बनेगा क्या, एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा क्या, लगेगा क्या कि मतलब कि एक प्लेन से वेव आ रही है। एक लाइन का कैसा वेव फ्रंट बनेगा, एक ऐसा वेव फ्रंट बनेगा, मान लो कि बहुत सारे लाइट हो गए, 3D में इमेजिन कर ले इसको, इधर मतलब कि इधर गुच्छे में लाइट आ रहा है मेरे पास, तो कैसे एक प्लेन वेव फ्रंट बनेगा क्या, एक पेपर जैसा वेव फ्रंट बनेगा क्या,
जैसे कि इधर से एक लाइट आ रही है इन्फिनिटी से, इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया। हाँ, एक प्लेन वेव फ्रंट बन गया। तो इन्फिनिटी से जो लाइट आती है उसका कैसा वेव फ्रंट बनता है? एक प्लेन वेव फ्रंट बोलना ज़्यादा सही रहेगा, उसको एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है। और वेव फ्रंट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? वेव फ्रंट बनाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसके हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? वेव फ्रंट होता है। अब देख, अच्छा, एक लीनियर सोर्स का मतलब कि सोर्स है इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, उसका तो मैंने बता दिया, उसका एक प्लेन वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, एक लीनियर सोर्स का ये बता वेव फ्रंट कैसा बनेगा? यह है लीनियर सोर्स, इसका वेव फ्रंट बता कैसा बनेगा? मान ले कि एक लाइट है, ये वाली लाइट है, हाँ, कैसा बनेगा? कैसा स्टेट? ये सबको मान ले एक पॉइंट पॉइंट मान ले, ये एक पॉइंट पॉइंट से बना हुआ होगा, ये इधर भी ट्रैवल करेगा, इधर भी ट्रैवल करेगा, आगे भी ट्रैवल करेगा, पीछे भी ट्रैवल करेगा। ये पॉइंट का तो एक सर्कल जैसा बना लिया। अब यहां पे इतने सारे पॉइंट हैं, तो ये कुछ सिलेंडर जैसा वेव फ्रंट बनाएगा क्या? ये पूरे गुच्छे में ना, ये तो मैंने एक पॉइंट का बताया। अब इधर का भी जोड़ ले, इधर का भी, इस पॉइंट का भी जोड़ ले, इस पॉइंट का भी जोड़ ले, ये पूरा मिला के कैसा बनाएगा? एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाएगा। तो एक लीनियर सोर्स का कैसा वेव फ्रंट बनता है? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनाता है। और पैरेलल का कैसा बनाता है? प्लेन वेव फ्रंट बनाता है। पॉइंट सोर्स का कैसा बनता है? पॉइंट सोर्स स्फेरिकल बनता है। अब बता रहा मैं सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है। ये तो मैंने वेव फ्रंट तो बता दिया, अब बता रहा हूं मैं सेकेंडरी वेवलेट क्या होती है। ज्यादा नहीं है इसका, 8 वोट होगा, हाँ। सेकेंडरी वेवलेट, ठीक है। सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है? जैसे कि मान ले कि पॉइंट सोर्स ने एक वेव फ्रंट ऐसा बना दिया, ये मैं एक वेव फ्रंट का एक पार्ट ले रहा हूं बस, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन क्या है? ईच पॉइंट on a wavefront act as a source of new disturbance जिसको अपन क्या कहते हैं? सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। सेकेंडरी वेवलेट कहते हैं। और these wavelet are spherical in shape, secondary wavelet spread in all direction। ये क्या बोल रहा है? सेकेंडरी वेवलेट अब क्या होता है? सेकेंडरी वेवलेट होता है ईच पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट था, इस पे हर एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट इधर भी 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 होगा, पूरे में एक पॉइंट पॉइंट होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट भी पॉइंट पॉइंट से ही बनी है। इसका जो ईच पॉइंट है वो कैसा एक्ट करता है? एक नया डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। और वो डिस्टर्बेंस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप का होता है। समझे? ये ईच पॉइंट जो वेवलेट पे बना ना, मतलब कि हर वेव फ्रंट का जो ईच पॉइंट जो हो गया वो एक नया वेवलेट बना देगा, मतलब कि एक नया वेवलेट बनाएगा। और ये वेवलेट जो होता है वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड करता है। अब तुम बोलोगे कि मैंने लाइट जलाया, इधर से लाइट भी एक वेव है, उसके एक वेव फ्रंट बना,
एक वेव फ्रंट बना, उसका एक एक जो पॉइंट जो था वो सेकेंडरी वेवलेट बना दिया, वो सेकेंडरी वेवलेट बना दिया। तो लाइट आगे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ऐसे करके ट्रैवल कर रही है। तो तुम बोल रहे हो कि लाइट पीछे क्यों नहीं आ रही है? मैंने टॉर्च जलाया, लाइट, मैंने अंदर क्या बोला, सेकेंडरी वेवलेट स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन। तो लाइट जो मैंने ऑन करा, लाइट तो आगे तो जा रहा है, वो तो मैं समझ गया लाइट, बट पीछे क्यों नहीं आया? टॉर्च वाला तो ऐसा नहीं मेरे फेस पे ही लाइट आ गया, वो क्यों नहीं हुआ? इसका आंसर ये होता है कि इंटेंसिटी जो होती है लाइट की बैकवर्ड डायरेक्शन में वो जीरो होती है। इंटेंसिटी जो होता है, ये स्फीयर वाला एक पॉइंट मान ले, ठीक है, ये पॉइंट को मैं बड़ा करके ऐसा बना रहा, इसका इंटेंसिटी जो होता है आगे की तरफ होती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है, इसीलिए लाइट पीछे नहीं आता। बट सेकेंडरी वेवलेट क्या होता है, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ता है, इस डायरेक्शन में भी बढ़ता है, बट इसका पीछे में इंटेंसिटी जो होती है वो जीरो होती है। समझ में आ गया? इंटेंसिटी जीरो होती है, ठीक है। अब तुम एक सेकेंडरी वेवलेट से एक न्यू वेवफ्रंट बना सकते हो क्या? और इन्होंने तीसरा बात ये बोला था, अ कॉमन, इसको कहते हैं हाइगेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। हाइगेंस कंस्ट्रक्शन, हाइगेंस कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या बोला था कि जो भी मतलब कि एक मेरा ये था, ये मेरा वेवलेट बना था, प्राइमरी वेवलेट, अब बस तू आगे वाले डायरेक्शन को ले लो, आगे वाले डायरेक्शन को बस ले लो, ठीक है। y का तो अपन वेव का तो इक्वेशन जानते हैं अपन, क्या होता है, a sin ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। मान ले कि t टाइम पे ये वाला जो वेव है, सेकेंडरी वेवलेट जो है, सेकेंडरी वाला जो वेवलेट बना है वो x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, x डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और टाइम भी सेम है सबका। और उन सबको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे ना, मतलब कि उन सबको अगर तुम ज्वाइन कर दोगे तो तुम्हारा एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। मतलब कि ये जो है, हाँ, उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं अपन न्यू वेव फ्रंट कहते हैं, न्यू वेव फ्रंट। सेकेंडरी वेवलेट तो ये हुआ, ठीक है, ये मतलब कि x डिस्टेंस इधर ट्रैवल करा, ये वाला भी x डिस्टेंस इधर ट्रैवल करा, ये वाला भी x डिस्टेंस इधर ट्रैवल करा, ये मिलके बनाएगा एक न्यू वेव फ्रंट बनाएगा, ठीक है। तो यही डेफिनेशन इन्होंने क्या दिया था हाइगेंस कंस्ट्रक्शन में, इन्होंने बताया था अ कॉमन टेंजेंट, अ कॉमन टेंजेंट, अ कॉमन टेंजेंट enveloping secondary wavelet, secondary wavelet in the forward direction, बैकवर्ड में क्यों नहीं लेना है, इंटेंसिटी जीरो होती है, इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। एक कॉमन टेंजेंट को जब ज्वाइन करेंगे तो एक न्यू वेव फ्रंट देगा, ठीक है, समझ में आ गया? इस पे मतलब कि एक बात ये नोटिस करके लिख लो, सो व्हाट हैपन, so what happened to the wavelet travel in opposite direction। इसका मैंने बता दिया कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हमारी इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो होती है। बैकवर्ड डायरेक्शन इंटेंसिटी क्या होती है, जीरो के बराबर होती है, ठीक है। क्या हुआ, टू दी वेवलेट्स ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उस वेवलेट का क्या होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा, उस वेवलेट का क्या होगा जो ऑपोजिट डायरेक्शन में जो ट्रेवल करेगा, जो बैकवर्ड ट्रेवल करेगा उसका क्या होगा, तुम पता है उसका इंटेंसिटी जीरो होगा। और मतलब कि प्लेन सोर्स का कैसा, मतलब कि अगर लीनियर सोर्स है तो उसका वेव फ्रंट कैसा बनता है, सिलेंड्रिकल बनता है, तो उसका न्यू वेव फ्रंट भी कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल ही बनेगा।
एक पॉइंट सोर्स है, उसका स्फेरिकल है, उसका न्यू वेव फ्रंट कैसा बनेगा? स्फेरिकल बनेगा। अब पहले वाले का जो प्लेन बनता था तो प्लेन ही बनेगा ना। जैसे कि ये एक लीनियर सोर्स था, ठीक है, मतलब कि ये मान ले वो वाला प्लेन वाला सोर्स का मान ले, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है ना, उसका समय पैरेलल वाला मान ले, ठीक है। ये हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बनेगा, इसका हर एक पॉइंट प्लेन बना। ये प्लेन वाला है, मतलब कि मैं प्लेन को ऐसे करके लीनियर में समझा रहा मैं। प्लेन भी क्या है? प्लेन भी एक लीनियर सोर्सेज ही है ना, एक एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। जब तुमने सारे को जब इंटीग्रेट जब कर दिया तब तुम्हारा क्या हो गया? वही तो आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ही उसी को कहते हैं ना, जोड़ना। तो और इसका हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट बनाएगा, और जब तुम सेकेंडरी वेवलेट को जब ज्वाइन कर दोगे तो एक न्यू वेव फ्रंट बन जाएगा। क्या न्यू वेव फ्रंट ओल्ड वेव फ्रंट जैसा ही है क्या? तो मतलब कि शेप का कोई चेंजेस नहीं होता है। स्फेरिकल रहता है उसके स्फेरिकल ही बनता है, लीनियर रहता है तो उसका लीनियर ही बनता है, सिलेंड्रिकल रहता है तो उसका सिलेंड्रिकल ही बनता है। अब तुम इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाओ इसका। ये मान ले मेरा एक प्रिज्म है, ठीक है, दिख रहा है, कलर चेंज करना होगा, दिख रहा है, ये मेरा एक प्रिज्म है, इसका वेव फ्रंट बता। इस पे मैंने एक लाइट प्रोजेक्ट करा तो इस पे मतलब कि कैसा कैसा वेव फ्रंट बनेगा इसके ऊपर, ये बता। देख, मान ले कि पैरेलल राइज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, यहां पे टुवार्ड्स दी नॉर्मल बेंड करता है अंदर तरफ। मैं बस बाहर का बता रहा, बाहर में कहां पे बनेगा? बाहर में अबे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा। ये इंसिडेंट रेज है, आई आई। यहां पे वेव फ्रंट कैसा बनेगा? वेव फ्रंट का मैंने डेफिनेशन क्या बताया था? वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन वेयर इट इज ट्रेवलिंग, मतलब कि जिस डायरेक्शन में रे ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर में वेवलेंथ बनता है, मतलब कि क्या बनता है? वेव फ्रंट बनता है। तो इसका वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? ऐसा लीनियर वेव फ्रंट बन। और इसका ये इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, और इसका क्या कहते हैं उसको, इमरजेंट वेव फ्रंट कैसा होगा? बस जिस डायरेक्शन में रेज ट्रेवल कर रही है उसके परपेंडिकुलर में वेव फ्रंट बना दो। ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये मेरा क्या हो गया? इमरजेंट वेव फ्रंट। ये हो गया मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट, और वो हो गया मेरा इमरजेंट वेव फ्रंट। हाँ, अब एक ये बता, एक कन्वेक्स लेंस है, इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट और इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट क्या बनेगा? इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट और इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा बनेगा? ये मेरा एक कन्वेक्स लेंस है, इधर से रेज आ रही है पैरेलल, इधर से रेज आ रही है पैरेलल। कन्वेक्स लेंस क्या करता है? उसको पैरेलल रेज आने पे क्या करता है? वो फोकस पे मीट करवा देता है क्या? फोकस पे मीट करवा देता है। एफ इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा? ये हो जाएगा मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट। इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? तुम यहां पे पिद्दा बन के बैठ जाओ, तुम्हें कैसा लगेगा? इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा क्या? तुम इस पॉइंट पे आके बैठ जा रहे हो, तुम्हें कैसा लगेगा? लाइट ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एक हो गया इंसिडेंट वेव फ्रंट और एक हो गया रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये कन्वेक्स लेंस का हो गया। अब बता कनकेव का क्या होगा? ये मेरा कनकेव लेंस है, बता कनकेव लेंस का क्या होगा? रेज ऐसी आई, रेज ऐसी आई। कनकेव लेंस कैसा होता है? डाइवर्जेंट होता है। ये लाइट को क्या करेगा? डाइवर्ज कर देगा। एंड डाइवर्जेंट ट्रेंड बीन प्रोड्यूस बैकवर्ड। कहां पे मिलता है? फोकस पे मिलता है, फोकस पे मिलता है, फोकस पे मिलता है। इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होगा?
ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा। इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा क्या? जिस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में, है ना। लाइट को इसने, इस लेंस ने क्या करा, लाइट को डाइवर्ज कर दिया। तुम अगर ये वेव का ओरिजिनेशन तो इधर से हो जाएगा, मतलब ये ओरिजिनेट इधर से करेगा, बट लाइट तो इधर एक्चुअली में तो नहीं है ना, ये तो मैंने अपने समझ के लिए बनाया। लाइट एक्चुअली में ट्रेवल कैसी कर रही है? ऐसे ट्रेवल कर रही है। तो उसका ये कौन सा वेव फ्रंट हो गया? रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड। इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो गया। अब बता, दो ही दिया इसमें। अब बता कनकेव मिरर का कैसा होगा? ये मेरा कनकेव मिरर है, इसका वेव फ्रंट कैसा कैसे बनेगा? कनकेव मिरर क्या करता है? लाइट को इधर से पैरेलल रेज आ रही है, इधर से पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज को ये फोकस की तरफ मोड़ देता है। इसने पैरेलल रेज को क्या करा? फोकस की तरफ मोड़ दिया। इसने पैरेलल रेज को फोकस की तरफ। इसका इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसा होता है? कुछ इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है, इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया। इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होता है? इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट कैसा होता है? ये इसका रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ठीक है। रिफ्रैक्टेड नहीं, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। वो लेंस का था ना, वो लेंस वाला केस था ना। अच्छा, तुम सन और सन के पास में तुम कैसा वेव फ्रंट बनाओगे? ये मेरा सन है, सन के पास में तुम कैसा वेव फ्रंट बनाओगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और सन से फार आके तुम कैसा वेव फ्रंट बनाओगे? सन से जब बहुत दूर जब चले जाओगे तो लाइट कैसी आती है? इन्फिनिटी से आती है, पैरेलल रेज आती है, तब कैसा वेव फ्रंट बनता है? प्लेन वेव फ्रंट बनता है, ठीक है। बस इतना ही था ये वेव फ्रंट का। इसमें ये वाला पॉइंट क्या आता है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला पॉइंट क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। जिसको कि अपन आई से भी डिनोट करते हैं। द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट and surface is angle of refraction, angle of reflection, जिसको कि अपन R से डिनोट करते हैं, and angle of refraction, and angle of खोलियो एन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको अपन आर डैश से डिनोट करते हैं। 10 मिनट। ठीक है, अब देखो ये बोल क्या रहा है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने एक प्लेन बनाया, ये मेरा नॉर्मल बन गया, ये इंसिडेंट लाइट आ गई, ये इंसिडेंट लाइट आ गई, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, और ये कौन सा लाइट हो गया? रिफ्रैक्टेड लाइट हो गया। इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसका वेव फ्रंट कैसा बनेगा? इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट कुछ कैसा बनेगा?
इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट कुछ कैसा बनेगा, इसका वेव फ्रंट कुछ ऐसा बनेगा। मैं क्या क्या बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन मैं क्या बोल रहा हूं, एंगल बिटवीन इंसिडेंट वेव फ्रंट एंड सरफेस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये वाला मेरा सरफेस है, तो ये क्या होगा, आई होगा, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, ये सरफेस है, तो ये कौन सा होगा, आर, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये वाला क्या होगा, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सरफेस के बीच का एंगल क्या होगा, आर डैश, ठीक है। वो वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है। कौन वाला, ये वाला पर्पल वाला, ये वाला ना, क्योंकि हमें सरफेस से लेना है ना, सरफेस वेव फ्रंट का सरफेस से लेना। कहाँ, इधर, इधर, बट वेव फ्रंट नहीं है ना वो, समझ में आ गया। यही वाला डायग्राम दिया हुआ है इधर, दिख रहा, इसी को समझा रहा। अच्छा मैं दिखा दूंगा उसको। तो यहाँ पे हमारा जो होता है, मतलब कि हमारा जो जितना मतलब कि बेसिक्स नॉलेज जो होता है, जो हाइगेंस का जो बेसिक नॉलेज होता है, यहाँ पे खत्म होता है। कल से हम लोग ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन देखेंगे और उसके बाद हम लोग वेव का इंटरफेरेंस देखेंगे, ठीक है। तो आज का यहाँ पे एंड हो रहा है, बंद कर दो।